सर बहुत अच्छे हैं सर। आपका वो ऑडियो रिकॉर्डिंग हमने सुनी थी उसी बीच, तो हमने आपसे निवेदन किया था कि इसी मुद्दे पर हम एक अच्छा डिबेट करें। आपके विचार बड़े अच्छे हमको लगे, अनुकरणीय है, तो हम भी इसी सुरेश जी, मैं आपको एक चीज बताऊं जी कि जो वर्तमान व्यवस्था मिली है, मैं आपकी पीड़ा भी सुन रहा था। और वो पीड़ा आपकी थी कि आप गए और जनसंपर्क डायरेक्टर से आपसे बड़े बेइज्जती ढंग से आपसे पेश आए जी। एक्चुअली में हमने तंत्र ऐसा ही बनाया है जी। आप सर अगर इस बात को रिकॉर्ड कर ले हम तो और अच्छा रहेगा। मैं इसको थोड़ा सा फिर वो कर जरूर जरूर जरूर। एक मैं रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ। आप फिर से शुरुआत करिएगा, जो बात आप जहां से शुरू किए थे वहीं से शुरू करिएगा सर। ठीक है सर। हाँ जी। देखिए सुरेश जी, अभी आपका मैं एक वीडियो देख रहा था जी, जिसमें आपने अपनी दर्द भरी बात कही जी। अपने प्रयास से आप शुरू हुए कि चिड़िया अपनी चोंच से एक एक बूंद लेके आ रही है, लेकिन उसे संतोष है कि कम से कम वो प्रयास तो कर रही है जी। और सही मायने में देखा जाए तो इसी प्रयास की आवश्यकता है। यह विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि हम पानी कितना ला रहे हैं, लेकिन हम एक इबादत लिख रहे हैं, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी जी। आपने वो पीड़ा भी मैंने सुनी जिसमें आपने कहा कि आपको जो है डायरेक्टर, जो आपके जनसंपर्क के जो निदेशक हैं, उन्होंने आपको तवज्जो नहीं दी, जबकि आप मास्क लगाए हुए थे और बाकी लोग बिना मास्क के बैठे हुए थे। कई लोग और वो कोरोना प्रोटोकॉल को ऑब्जर्व नहीं कर रहे थे, जबकि उन्होंने ताना भरे स्वर में आपसे कहा कि आप कोरोना क्यों फैला रहे हैं। तो बेसिकली स्वयं इसमें एक चीज हमको समझना पड़ेगी कि हमें अंग्रेजों ने यही सिस्टम दिया है जी। और इस बात को मैं हमेशा इस बात को जोड़ के देखने की कोशिश करता हूं कि इसकी जड़ कहाँ है। तो जड़ ये है कि आप अभी गुलाम हैं, आपको स्वतंत्रता नहीं मिली है। यदि हम उस जड़ पे पहुंचेंगे तो हमें अपनी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। आपको ये बात जानकारी होगी, मुझे पक्का मालूम है, आप इतने युवा पत्रकार हैं और पत्रकारों को बहुत अपना ज्ञान अपडेट रखना पड़ता है जी। तो आपको ये बात की जानकारी होगी कि आपको जो स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली, यह एक विधान या एक्ट जो है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित किया गया था, उसके तहत मिली है। जी बिल्कुल। मैं आपकी इंफॉर्मेशन को अपडेट करना चाहूंगा जी कि यह एक्ट जो है, जिसका नाम था इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जी, ये 17 जुलाई को ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित हुआ और 18 जुलाई 1947 को इसे क्वीन एलिजाबेथ की एसेंट मिली। राइट जी जी जी। इसमें जो इंडिपेंडेंट शब्द है, ये टाइटल में छोड़ के पूरे एक्ट में इंडिपेंडेंट शब्द का कहीं उल्लेख या उपयोग नहीं किया गया। इसमें दो डोमिनियन पैदा किए गए थे, एक इंडिया और दूसरा पाकिस्तान, और वो ब्रिटिश साम्राज्य के तहत थे। ये मेरे ख्याल से इसका सेक्शन 2 था, जो अभी 1976 में उसे संशोधित करके उसको हटाया गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये महसूस हुआ कि ये अमूर्ततापूर्ण क्लॉज रहने का कोई कारण नहीं बनता है। ठीक है ना? जी जी। फिर अब दूसरा सवाल उठता है कि ठीक है, आपको आजादी नहीं मिली, आपको ट्रांसफर ऑफ पावर मिला, तो ये ट्रांसफर ऑफ पावर किसको मिला? यह भी अंग्रेजों द्वारा चयनित व्यक्ति को ही मिला। फिर अंग्रेज ने उस व्यक्ति को कैसे चिन्हित किया, कैसे पहचाना, तो उसके लिए हमें कैबिनेट मिशन पे जाना पड़ेगा। कैबिनेट मिशन ने एक रिपोर्ट सबमिट की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो आपको ट्रांसफर ऑफ पावर आप करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे कमजोर चरित्र का व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू है, और यदि हम उसे पावर ट्रांसफर करेंगे तो जो हम चाह रहे हैं उसके अनुसार सब कार्रवाइयां होंगी, क्योंकि वो अंग्रेजी पढ़ा हुआ, ब्रिटिश से पढ़ा हुआ व्यक्ति है और वो वैसे भी चाटुकार से ज्यादा और कोई नहीं है। राइट। तो कैबिनेट मिशन की इस अनुशंसा के बाद जो है, उस समय वाइसरॉय ऑफ इंडिया मिस्टर लॉर्ड बॉवेल हुआ करते थे जी, उनको हटाया गया और इस काम के लिए बर्मा पे तैनात थे उसमें लॉर्ड माउंटबेटन, उनको वहां से क्लोज करके वाइसरॉय ऑफ इंडिया बनाया गया, जिसको बाद में नेहरू जी ने
फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी बनाए रखा। जी। राइट जी। तो यह काम जो है लेडी लॉर्ड माउंटबेटन या एडमना जी को सौंपा गया, जो उन्होंने बाखूबी निभाया। देखिए इस देश की विडंबना कैसी है कि वर्किंग कमेटी में जवाहरलाल नेहरू को 0 वोट मिलने के बावजूद भी, और सरदार पटेल को 12 वोट, 2 वोट जो है कृपलानी जी को 1 वोट शायद किसी अन्य को मिला था। तो इस प्रकार जो है कमान उनको सौंपी गई। हाँ, 0 वोट के बावजूद भी अंग्रेज कुड मैनेज टू हैंड ओवर द कमांड ऑफ द पर्सन चूजन बाय देम। बाकी गांधी जी ने ये कहा, उन्होंने ये कहा, ये तो सब जो है ये ढकोसला है। उसका जो बैकग्राउंड है वो ये है कि अंग्रेजों ने अपने बनाए हुए नियम के तहत पावर को ट्रांसफर किया अपने चयनित व्यक्ति को, और उस चयनित व्यक्ति ने उनके ही हितों को साधा। लोकतंत्र का सबसे पहली बार गला शायद वहीं घोटा गया होगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लोगों की ये जानकारी है कि हमारी जो ड्राफ्ट कमेटी है उसने संविधान बनाया है। मैं एक संविधानविद को सुन रहा था, वो तब मुझे ये जानकारी मिली कि एक 7 लोगों की कमेटी थी अंडर चेयरमैनशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। कोई बड़ी किसी के द्वारा बनाई हुई कमेटी नहीं थी, सब अंग्रेजों के द्वारा इनफॉर्मल काम हुआ था, जिसमें 433 आर्टिकल का एक ड्राफ्ट बनाया था। और यह ड्राफ्ट भी इसको रिफाइनमेंट का काम एक जवाहरलाल नेहरू किसी अंग्रेज को सौंपना चाह रहे थे। वो जो संविधानविद है उसने उसका नाम भी बताया था, मुझे ठीक ढंग से याद नहीं है, मैं उसे ध्यान से सुन के उसको भी याद रखूंगा। लेकिन महात्मा गांधी जी के दबाव के कारण वो ऐसा नहीं कर पाए। तब जो है ये ड्राफ्ट कमेटी, जिसके चेयरमैन हमारे BR अम्बेडकर जी थे, तब उनको बनाई गई, और उस कमेटी में भी जवाहरलाल नेहरू ने अपनी अग्रणी भूमिका निभाते रहे। वो मतलब ड्राफ्ट कमेटी को जो है, यदि आप उसकी, आई डोंट नो आपने पढ़ा है, क्योंकि ड्राफ्ट कमेटी के द्वारा जो डेलिब्रेशंस हुए हैं, एग्जैक्टली किसने क्या कहा है ये वर्बेटम में अवेलेबल है। अच्छा। हाँ, मतलब मैंने पूरा तो नहीं पढ़ा है, लेकिन आई रेड फ्यू थिंग्स बिकॉज आई वाज सर्चिंग समथिंग, राइट। तो उसमें जो है एक एक क्लॉज पे चर्चा हुई। इसका मतलब है क्लॉज पहले से लाके रख लिए गए थे ना। जी बिल्कुल, ठीक है ना। इसका मतलब है कि जो संविधानविद ने बात कही है कि 433 आर्टिकल का एक ड्राफ्ट संविधान बनाया गया, जिसे ड्राफ्ट कमेटी ने एक एक क्लॉज को डिस्कस करते हुए उसमें जो भी परिवर्तन संशोधन चाहा वो किया। लेकिन ड्राफ्ट कमेटी के पास वो चीज पहुंची कैसे? क्योंकि ड्राफ्ट कमेटी ने तो किसी को थैंक यू भी बोला, तो वो भी डिटेल में अवेलेबल है कि किसने थैंक बोला, खड़े होकर बोला या बैठ के बोला, ये भी अब लिखा हुआ है उसमें। ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि जो संविधानविद ने बात कही है वो कहीं ना कहीं सत्यता की कसौटी पे खरी उतरती है कि संविधान का ड्राफ्ट जो इनिशियल ड्राफ्ट है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया था या अंग्रेजों के द्वारा जवाहरलाल नेहरू के माध्यम से ड्राफ्ट कमेटी के सामने प्रस्तुत किया गया। ठीक है ना। अब ये बताइए, भारत में उस समय सबसे ज्यादा आवश्यकता यदि किसी को थी तो सनातन धर्म को थी, हिंदू को थी, क्योंकि उसे कुचला गया था। बिल्कुल सही बात है। विगत पूरा इतिहास अगर 200 साल और पहले का देखें तो, हाँ, मतलब जब से भी मुगल आता था, ये आए वो है, उन्होंने सभी ने हिंदुओं को कुचला। बिल्कुल सही। तो यदि किसी को स्पेशल प्रोटेक्शन की जरूरत थी तो किसको थी? हिंदुओं को थी। ठीक है ना। यदि चूंकि आपका वैदिक शिक्षा से लेके आपका गुरुकुल शिक्षा से लेके हर किसी चीज को तोड़ दिया गया था, तो सबसे ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत थी, तो वो सनातन धर्म हिंदू धर्म पे थी। इन्होंने दूसरे धर्मों को तो जो है आर्टिकल 25 से लेके 30 तक विभेद प्रावधान कर दिए, लेकिन हिंदुओं को उसमें पीछे छोड़ दिया। तो जब इक्वलिटी वाली बात कही तो ये सब इक्वलिटी के प्रावधान उसमें होना चाहिए थे। बिल्कुल सही। मतलब यदि हमें किसी अन्य धर्म से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरा कहना है कि उसकी सबसे ज्यादा यदि किसी को आवश्यकता थी तो वो हिंदू धर्म को थी। बहुसंख्यक होने का कहीं ना कहीं हिंदुओं को जो है एक तिरस्कार उसका हुआ, एक तरीके से उसका जो है उसको पीछे ढकेला गया बहुसंख्यक, क्योंकि वो बौने चरित्र के लोग
यदि ऐसा नहीं करते तो वो अपने मृत्यु पर्यंत तक जो है ना सत्ता में काबिज नहीं रह सकते थे। यही कारण है कि उन्होंने आपको क्या व्यवस्था दी पहले। अच्छा, तो ट्रांसफर ऑफ पावर चुने हुए व्यक्ति को हो गया, उस व्यक्ति ने संविधान जो है अंग्रेजों की मर्जी के हिसाब से बनाया, ठीक है ना। फिर उसने समय समय पर नियम कानून जो कि उसके अपने हित में थे वो गढ़े हैं। तो संविधान में कहीं पार्टी शब्द का उपयोग नहीं किया गया। किया गया है क्या? नहीं। पार्टी कहां से आई? ये पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 से आई है। और पार्टी को जो है बड़ा करके और पार्टी तंत्र स्थापित कर दिया गया। डिफेक्शन और विभिन्न कारणों से जो सेग्रीगेशन ऑफ पावर मिलना चाहिए था, एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेचर से सील्ड किया जाना चाहिए था जी। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों को अपनी अपनी सीमाओं में रह के अपना अपना काम करना चाहिए था और टोटली एक दूसरे से इंसुलेटेड होना चाहिए था, इंडिपेंडेंट होना चाहिए था जी। इन्होंने क्या किया? लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को मिक्स कर दिया। लेजिस्लेचर की जो है ना प्लेजर पे एग्जीक्यूटिव को बना दिया। तो एग्जीक्यूटिव जिसे राष्ट्रहित के बारे में सोचना चाहिए था वो अपने हित के बारे में ही हमेशा अपने सर्वाइवल के बारे में ही चिंतित बनी रही। और लेजिस्लेचर जिसको की कानून बनाना चाहिए था उस कानून बनाने की जिम्मेवारी तो लेजिस्लेचर कहीं निभाते दिखाई नहीं दे रही है। अभी एक सुप्रीम कोर्ट ने में एक जजमेंट में ये बात ये आई है, ये बात उस जजमेंट में आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि जब भी हमें कोई भ्रम होता है, जब भी मुझे कोई इंटरप्रिटेशन करना होता है तो हम पार्लियामेंट्री डिबेट की तरफ देखते हैं कि उस समय जो है हमारे कानून बनाने वालों का, अपने लेजिस्लेचर का क्या सोच रहा है, राइट। लेकिन हमारी समस्या है कि हमारे यहाँ पर 19 घंटे में 21 एक्ट, 19 जो है आवर्स एंड 21 एक्ट्स बिना किसी डिलीबरेशन के पास होते हैं। तो फिर लेजिस्लेचर तो कानून नहीं बना रही है। कानून कौन बना रहा है? कानून तो ये नेता बना रहे हैं। नेता बना रहे हैं। नेता बना रहे हैं या ब्यूरोक्रेट बना रहे हैं? हाँ, ब्यूरोक्रेट्स बना रहे हैं, नेता बना रहे हैं सब। चलिए, तो अब जो है ये जुडिशरी कौन ला रहा है? वो भी नेता ला रहे हैं। क्योंकि आपका जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो कौन बनता है? जो वकील राजनीतिक मेहरबानी पे कम उम्र में हाई कोर्ट का जज बनने में सफलता मिल जाती है वही चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बनता है। आगे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनता है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनता है। बनता है कि नहीं बनता है? बिल्कुल बिल्कुल। तो जुडिशरी कहाँ इंडिपेंडेंट रही? नहीं रही, राइट। बिल्कुल। और तो ये सब जो है व्यवस्थाएं घटिया इसलिए लाई गई जिससे कि पार्टी तंत्र को बिठा दिया जाए और पार्टी तंत्र जो है वो इन लोगों की प्राइवेट कंपनियां बन गई हैं। बन गई कि नहीं बन गई है? बिल्कुल बिल्कुल। सभी राजनीतिक चाहे जो है ना वो मुलायम सिंह इनकी हो, चाहे वो ममता बनर्जी की हो, चाहे मायावती की हो, नाम कोई भी हो, सबकी जो है ये प्राइवेट कंपनियां हैं। नाम दिया गया डेमोक्रेसी भारत को। ये डेमोक्रेसी तो दूर दूर तक नहीं है। आपका प्रतिनिधि के रूप में देखिए, अब इस समय क्या थोड़ा चुनाव पे बात कर लेते हैं। सेशन के पहले चुनाव कैसे थे? बूथ कैप्चरिंग होती थी, फर्जी मतदान होते थे, बड़ी संख्या में जो आपके अनुकूल लोग नहीं होते थे उनको वोट नहीं डालने दिया जाता था। बूथ कैप्चरिंग होती थी, बूथ पे गोलियां चलती थी, लोग बाग मरते थे। होता था कि नहीं होता था? जी बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। वो किसके द्वारा किया गया? इन्हीं लोगों के द्वारा किया गया, क्योंकि ये छोटे चरित्र के लोग थे। ये सही मायने में आपके रिपोर्ट थे ही नहीं। वो एन केन प्रकारेण अपने आप को महिमा मंडित कर रहे थे और यही कारण है कि आपके पहला शिक्षा मंत्री भी उसे को बनाया गया जिसने आपके इतिहास को ही तोड़ मरोड़ दिया। आपके जो सुनहरे इतिहास के हिस्से हैं वो आपके इतिहास का हिस्सा ही नहीं है। हमारी जो वैदिक ज्ञान है, हमारा जो सनातन ज्ञान है, जो कि ज्ञान का भंडार है, जबकि दूसरी जगह कोई कहता है कि पृथ्वी चपटी है। अरे भगवान के जो है ना पैगंबर को, बाघ को यही नहीं मालूम है कि पृथ्वी गोलती है, अब चपटी है। तो ये
कहीं बहुत बड़ी साजिश हुई, जिसके तहत अब आप देखिए, पहले ये लोग आपकी बूथ कैप्चरिंग करते थे, फलाना करते थे, फिर धीरे से इन्हें लगा और अपराधियों को भी लगा कि हम ही खुद नेता क्यों ना बन जाएं। आपका 2019 का जो पार्लियामेंट गठित हुआ है उसमें 42% ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस दे आर हैविंग क्रिमिनल रिकॉर्ड टू देयर क्रेडिट, और 29% लोगों के विरुद्ध तो जघन्य अपराध दर्ज थे, घटित हैं, मतलब जो है ना पंजीकृत हैं, जिसमें हत्या का प्रयास, डकैती, लूट, किडनैपिंग, बलात्कार जैसे जघन्य अपराध सम्मिलित हैं। जिस देश में चपरासी बनने के लिए सचरित होना चाहिए, वहां कानून का निर्माता अपराधी क्यों? बिल्कुल सही बात है। ये बड़ा सवाल है, बड़ा दुर्भाग्य भी है कि देश के अंदर नेता बनने का, विधायक बनने का, इसका सिर्फ एक सीमा जो रखी गई है कि भाई आयु इतनी हो, आपका ये हो, बाकी और एक चपरासी कम से कम 8वां पास हो, उसके अंदर ये गुण हो, एक मतलब हर चीज के लिए। चलिए अपन जो है ना शिक्षा को एक बार अपन मान लें कि शिक्षा कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है, अंग्रेजों ने बाबू बनाने की शिक्षा स्थापित की थी, उससे कोई ज्ञान का लेना देना था नहीं, तो शिक्षा को एक मिनट के लिए अपन दूर कर देते हैं, लेकिन उसे अपराधी चरित्र का व्यक्ति तो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, कम से कम ये मिनिमम एक चीज तो होना चाहिए। यदि हम साक्षरता को ज्यादा ध्यान ना दें, शिक्षा को ध्यान ना दें, क्योंकि शिक्षा भी तो आपको जो है ना उन्होंने अपने टट्टू पैदा करने के लिए ही बनाई थी। यदि आप जो है इस बारे में जानना चाहते हैं तो 1830 की जो पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में डिबेट है लॉर्ड विलियम एडम की और लॉर्ड माउंटबेटन की, जो कि 1078 पेजेस में है, जी, उसमें बताया गया है कि यहाँ का जो गुरुकुल सिस्टम है वो बहुत ही डेवलप सिस्टम था, जिसमें 18 महाविधाओं में प्रकांडता प्राप्त थी। और उसमें कहा गया कि यदि मतलब हमें भारत को अपना गुलाम बनाना है तो हमें इनके एजुकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, और जिसके तहत जो है लॉर्ड माउंटबेटन की जो एजुकेशन पॉलिसी आई, उसने आपकी महत्वपूर्ण चीजें जो है ना खत्म कर दी और आपको एक अंग्रेजी बोलने वाला टट्टू बना दिया, जिसे अपनी संस्कृति, अपनी सोच, अपने उस पर भी कोई उसको जो है ना फक्र महसूस नहीं होता है, ही नॉट हैविंग द फीलिंग ऑफ प्राइड। इस देश की जो है ना ये विडंबना है कि जब मनमोहन सिंह जी को मानदेय क्या कहते हैं उसको, मानद जो है PhD दी गई थी, तो उन्होंने 40 मिनट का भाषण दिया जिसमें अंग्रेजों का गुणगान किया। उन्हें ये मालूम ही नहीं था कि 1830 में उन अंग्रेजों ने हमारे गुरुकुल के बारे में क्या गान किया था। आपको ये मालूम होना चाहिए कि 1st सेंचुरी से 11th सेंचुरी तक भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो पूरे ग्लोब की शीर्ष व्यवस्था थी। वी वेर हैविंग 33% शेयर इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। बात समझ आई कि नहीं आई? जी, तो हम जो है वर्ल्ड इकोनॉमी के हाईएस्ट पदान से जो ना नीचे आए, तो उसने हमारी शिक्षा को भी तोड़ दिया, हमारे संस्कारों को भी तोड़ दिया, हमारे धर्म की भी ऐसी कम तैसी की, धर्मांतरण किया गया, मर्डर, रेप, बलात्कार करके, डरा के, धमका के, छद्म रूप से भी जो है धर्मांतरण किया गया। राइट जी। क्रिश्चियंस ने तो जो है ना उसमें सब पराकाष्ठाएं पूरी कर दी। उन्होंने जो है बच्चों को के ऊपर जो है छद्म प्रयोग किए। उन्होंने जैसे कि आपके धर्म की जो है मूर्तियां जो है ना सोने की बना दी, और ईस की मूर्ति जो है, जीसस क्राइस्ट की मूर्ति जो है वो लकड़ी की बना दी, और बच्चों से कहा कि भाई अपने भगवान को आप तैराइए। तो वो नीचे उतर गए, उनको मेटल है तो डूबना ही था, और ईस जो है चूंकि वो काठ के बने हुए थे तो उनको तैरना ही था। तो वैसा हुआ, लेकिन कितनी आसानी से उन्होंने छोटे दिमाग को प्रभावित किया। ऐसी भी बहुत सारी कहानी आपको जरूर सुनने को मिली होंगी, जब इन लोगों ने जैसे मान लो किसी गाड़ी को बंद कर दिया और बच्चों से कहा कि तुम अपने भगवान का नाम लो, तो गाड़ी को तो स्टार्ट होना ही नहीं था। जब गाड़ी ड्राइवर स्टार्ट करेगा तभी गाड़ी स्टार्ट होगी ना। आप पे ज्यादा विश्वास है इनको। हाँ, तो जैसे ही उन्होंने जीसस क्राइस्ट का नाम लिया तो गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो ऐसे छदम काम किए हैं। और मुगलों ने तो जो है खुल्लम खुल्ला मर्डर, रेप, डकैती करके, तो आतताई और क्रूर करके उन्होंने धर्मांतरण किया। लिए आए ही थे। हाँ, आज जो हमारे मुसलमान हैं
1-8% हो सकता है कि उनकी जीन बाहर की हो, 99% तो हमारे भारतीय ही हैं वो, 99% तो हिंदू ही हैं, राइट जी। तो सबसे ज्यादा कुठाराघात किसके साथ किया गया? हिंदुओं के साथ, राइट जी। था कि नहीं था? उनका तो शासन ही था। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो वही सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत किसे थी? हिंदुओं की। और आपका संविधान क्या बना? दूसरों का प्रोटेक्शन के लिए। मतलब एक भारत एक इकलौता ऐसा देश है जहाँ के बहुसंख्यक निवेदन करते हैं कि हमें अल्पसंख्यक के बराबर जो है अधिकार दे दिए जाएं। हम कहते हैं कि सब यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। बिल्कुल राइट। ये भारत मेरे ख्याल से इकलौता देश होगा। आपको और कोई ऐसा देश मालूम है जहाँ बहुसंख्यकों के साथ इतनी बदतमीजी हुई हो? नहीं, मुझे तो कहीं नहीं मिलता, और बल्कि सब जगह कानून भी लगभग समान है। यहाँ यूनिफॉर्म कोड के लिए कितना प्रयास किया जा रहा है। हम तो उल्टा कह रहे हैं। आप जो आपने कानून में जो लिखा है, संविधान में जो लिखा है, आर्टिकल 25 से लेके 30 में जो विच इज इन वायलेशन ऑफ द राइट टू इक्वालिटी, जी, उसमें सब धर्म लिख दिया जाए, बस और कुछ नहीं करना है उसमें। हाँ, या तो फिर राइट टू इक्वालिटी। हाँ, मतलब उसमें भी सब धर्म कर लिया जाए ना, कि जैसे मान लो सब लोग अपने शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं, राइट। हाँ। तो अब आप ये देखिए, आपके मंदिरों में जो है 80% पैसा जो है वो सरकार के पास जाता है। ये दूसरे धर्म के साथ तो नहीं हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो आपको ये इसमें और जजिया टैक्स में क्या फर्क है? बिल्कुल सही बात तो पूरी व्यवस्था ही तोड़ फोड़ दी गई है। और इसके लिए जो पार्टी तंत्र है, इस पार्टी तंत्र किसको कर रहा है? पैसे लेके टिकट दे रही है, ठीक है ना। अपराधियों को टिकट दे रहे हैं, ठीक है ना। दूसरे लोगों के जो है जो